गाइस, स्टोरी में दिखाई गए सब कैरेक्टर और सीन जगह सब इमेजिनेशन है। काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते स्टोरी। मॉन्स्टर माया। माया ने बिना किसी खौफ के वो चाकू सीधा उस आदमी की गर्दन में घोंप दिया था और उसका ये रूप देख मंजरी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे पर उस खून के छींटे आ चुके थे, लेकिन उसकी नजरें केवल माया के चेहरे पर टिकी थी, जो इस वक्त बेहद खौफनाक लग रहा था। इधर वो आदमी पल भर में ढेर हो गया और कुछ ही समय में उसकी सांसें उसके शरीर से दूर हो गई। तो वहीं आसपास जो 6-7 आदमी खड़े थे वो ये देख हैरान रह गए और उन्हें भी कुछ पल के लिए यकीन ना हुआ कि माया ने सच में एक आदमी को खड़े खड़े मार डाला है। बाहर जाओ मंजरी, माया ने एक टक उन आदमियों को देख मंजरी से कहा। वो उसकी आवाज सुन मंजरी थरथरा गई। लेकिन छोटी ठकुराइन, आपको यहाँ अकेले छोड़कर मैंने कहा बाहर जो मंजरी। इस बार माया की आवाज बेहद सख्त थी, जिसे सुन मंजरी चाहकर भी इनकार नहीं कर पाई और तुरंत वहां से डरते हुए बाहर चली गई। और अब यहाँ केवल माया और वो सब आदमी अकेले बचे थे कि इतने में ही माया ने अपने सर से वो साड़ी का पल्लू निकाला और उसे कमर में कसकर बांध लिया। माया ने वो चाकू मजबूती के साथ अपनी थामा और अपनी मुट्ठी बनाकर वो उन आदमियों से अपनी आंखें उचकाकर इशारा करते हुए बोली, आ जा। उसके इस रूप को देख मानो वो सब आदमी गुस्से में बौखला गए। एक अकेले लड़की उनका गुरूर ललकार रही थी, जो उन आदमियों को बिल्कुल मंजूर न हुआ। संजू, मार साली को, उनमें से एक आदमी ने कहा, जिसे सुन वहां संजू आगे आया और उसने कहा, इसे तो मैं अकेले ही संभाल लूंगा। ये कहते ही संजू जैसे ही माया पर वार करने को हुआ कि तभी माया ने बीच में ही उसकी कलाई पकड़ ली और एक झटके में उसे मरोड़कर संजू की पीठ से लगा दिया। माया ने इतनी मजबूती से उसकी कलाई मरोड़ी थी कि पूरा हाथ ही टूट चला गया और संजू दर्द के मारे कराह उठा। आह! उसकी चीख और उसकी हालत देख बाकी सबकी आंखें फटी रह गई और उन सब आदमियों या फिर ये कहे कि उन सो कॉल्ड मर्दों का गुरूर अब मानो शंका पर आ चुका था। इसलिए इस बार वो अकेले नहीं बल्कि एक साथ माया पर वार करने को हुए कि तभी माया ने उस धारदार चाकू की नोक अचानक से एक आदमी के जांघों में घूंप दी, जिससे वो आगे बढ़ ही ना पाया और उस चाकू को तुरंत निकालकर माया ने उसी चाकू को दूसरे आदमी के पेट में घोंप दिया। वो दोनों दर्द के मारे तड़प उठे। उनकी ये हालत देख उनमें से एक आदमी बेहद ही क्रोध में चिल्लाया, साले मां 28%! बंदूक को क्या अपनी 28 रुपए में डालोगे? मारो इसे। उसकी तेज चीख सुन वहां खड़े बाकी आदमियों को अब जाकर होश आया कि उनके पास एक बंदूक भी है। वरना कुछ देर पहले माया ने उनको इतनी बुरी तरह से हैरान करके रख दिया था कि उनके सोचने समझने की हर एक क्षमता खत्म हो गई और वो भूल गए कि उनके पास ऑलरेडी एक गन है, जिससे वो माया को एक पल में खत्म कर सकते हैं। और ये सोचते ही वहां खड़े एक आदमी ने जैसे ही अपनी कमर से बंदूक निकालनी चाहिए कि इतने में ही माया बेहद फुर्ती और चालाकी के साथ उसके करीब आई और उसने अपना घुटना मुड़कर उस आदमी के जांघों के बीच दे मारा। इतना बुरा दर्द हुआ उस आदमी को कि उसका शरीर सुन्न पड़ गया और इस चीज का फायदा उठाकर माया ने तुरंत वो बंदूक उस आदमी की कमर से निकली और अचानक से उसे बेहद ही प्रोफेशनल तरीके से अपने हाथों में थामते हुए उसने बाकी सबके ऊपर वो गन पॉइंट कर दी। उन सब की आंखें फटी रह गई थी। माया को इस तरह फाइट करते देखा मानो वो कोई प्रोफेशनल फाइटर हो। ये वो माया बिल्कुल नहीं लग रही थी जो अक्सर अभय के इर्द गिर्द हुआ करती थी, मासूम सी, भोली सी और कुछ हद तक छुई मुई भी। बल्कि ये माया तो पूरी तरह से बदली हुई लग रही थी। लगा ऐसा कि अपनी आंखों से ही देखकर कत्लेआम मचा देगी। माया ने उस गन की ट्रिगर पर अपनी उंगलियां फंसाते हुए उन सभी आदमियों से कहा, अगर किसी ने भी आगे बढ़ने की जरूरत की तो खड़े खड़े गोलियों से भून दूंगी। माया ने उन सबको धमकाया, पर तब भी एक आदमी में अब जरा सी हिम्मत बाकी थी, इसलिए वो जैसे ही माया के करीब आने को हुआ कि तभी बैंग! और इस आवाज को सुन बाकी बचे हुए तीनों आदमियों की सिटी पट्टी गुल हो गई और उनके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि माया ने इस बार वो बंदूक सीधा उस आदमी के सर पर चलाई थी और उसका निशाना इतना पक्का था कि वो गोली सीधा उस आदमी के माथे के बीच में लगी जाकर और उसके माथे को आर पार कर गई। कहा था ना, खड़े खड़े गोलियों से भून दूंगी। ये कहते ही माया ने एक और ट्रिगर दबाई, जिसके साथ वो आदमी सीधा जमीन पर ढेर हो गया और वक्त ना लगा उसे मरने में। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की ऐसा कर सकती है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि माया है। माया, और उससे जीत पाना इतना आसान तो हरगिज नहीं। इधर माया उन सब की ओर गन पॉइंट करके बोली, अब यहाँ से हिलना भी मत, वरना बेरहम मौत मारे जाओगे। ये कहते ही माया बेहद सतर्कता के साथ उस बंदूक को उन आदमियों पर पॉइंट करते हुए बाहर निकलने लगी। और जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए उसने कुंडी पर अपना हाथ लगाया कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई, मॉन्स्टर माया। ये आवाज सुनते ही माया के हाथ ढीले पड़ गए और उसकी आंखों में अजीब सी लहजा आ गया। इस आवाज ने उसे अंदर तक डरा कर रख दिया था।
माया का चेहरा इस वक्त दरवाजे की तरफ मुड़ा हुआ था और उसकी आंखों में अजीब सा डर छा गया था कि तभी एक झटके में वो पलट कर खड़ी हुई और जैसे ही उसने अपने सामने खड़े शख्स को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बरबस ही उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, शेड। हाँ, उसके सामने अचानक से वहां आया शख्स कोई और नहीं बल्कि शेड था। वो शेड जिससे एक दिन पहले अरमान की मुलाकात हुई थी। शेड के होठों पर इस वक्त मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराते हुए माया के करीब आकर खड़ा हुआ। वो उस परांगण के पीछे वाले दरवाजे से यहाँ आया था। उसके साथ उसके कई आदमी भी थे तो वही बाहर किसी को ये अंदाजा नहीं था कि अंदर आखिर वो क्या रहा है। यहाँ शेड ठीक माया के सामने आ खड़ा हुआ और उसने अजीब आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो लगा था मेरी मॉन्स्टर माया अब मोम की गुड़िया बन चुकी होगी, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। माया शेड के शब्दों को सुन कांपने लगी थी। उसका पूरा चेहरा पसीने में भीगने लगा। उसके चेहरे पर आए डर को देख शेड ने कहा, च ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी माया। कहकर शेड ने माया को ऊपर से नीचे तक देखा। ये साड़ी, ये सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियां, जिन हाथों में सिर्फ बंदूक हुआ करती थी उनमें अब चूड़ियां हैं। जिस चेहरे पर आज तक मैंने एक आंसू नहीं देखा वो चेहरा अब दिन रात आंसुओं में भीग रहता है। ये कहते ही शेड हंस पड़ा। सच कहा है किसी ने, ये साली मोहब्बत बड़ी कुत्ती चीज होती है। अब तुम्हें ही देख लो, क्या से क्या बना दिया ठाकुर की मोहब्बत ने। माया की सांसें तेज होती जा रही थी और वो हर बीतते पल के साथ पसीने में चूर होती जा रही थी। एक आसान सा काम सौंपा गया था तुम्हें, ठाकुर को मोहब्बत के जाल में फांसाओ और इस तरह फांसाओ कि अगर तुम उसे छोड़कर जो तो वो टूट कर बिखर जाए, और ऐसा हुआ भी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सब तो कभी इस मकसद का हिस्सा नहीं था। अब जाकर शेड की आवाज में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा छलक रहा था। एक मामूली से काम को तुमने पहेली की तरह उलझाकर रख दिया बिना इस बात की परवाह किए कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। शायद तुम्हें अभय से ज्यादा मोहब्बत है, इसीलिए तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस किए गए अंजाम के बारे में, शेड ने कहा। इधर माया के हाथ से वो बंदूक छूटकर जमीन पर जा गिरी और माया फूटकर रो पड़ी। उसे सब समझ में आ गया था कि ये सब शेड का बिछाया जाल था जिसमें वो फंस चुकी थी। ये जो आदमी जिन्होंने उस पर हमला किया था वो किसी और की नहीं बल्कि खुद शेड के भेजे हुए आदमी थे। उसे रोते देख शेड ने कहा, फिर से ये अश्क बहने लगे। कितना कमजोर बना दिया उस ठाकुर ने तुम्हें। पर माया के शरीर में कोई जान नहीं बची थी। वो सीधा शेड के कदमों में घुटनों के बल जा गिरी और अपने हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे आजाद कर दीजिए इन सब से। माया की इस दुर्दशा को देख शेड के होठों पर एक बेहद ही संतुष्टि भरी मुस्कान ने पहरा जमा लिया। उफ़ा माया, तुम तो मेरे सर का ताज हुआ करती थी। तुम्हें अपने पैरों में गिरा हुआ देख मुझे सच में बहुत तकलीफ हो रही है। ये कहकर शेड ने माया को कंधों से पकड़कर खड़ा किया और फिर कुछ पलों तक उसके रोते चेहरे को देखने के बाद उसने कहा, और अगर मुझे तकलीफ हुई है तो भला मैं तुम्हें कैसे खुशियां दे दूं। शेड के कहे इन शब्दों को सुनते ही माया का दिल धक रह गया। उसने जैसे ही अपनी नजरें उठाकर शेड को दिखा कि तभी शेड के होंठों पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जो मानो सब तबाह कर दे। कंटिन्यूड। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कोई भी कैरेक्टर फालतू में नहीं है, सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तुम ब्रेकफास्ट खाना, मैं तुम्हें खाऊंगा। सेंशुअल पनिशमेंट। बैंगलोर। एक गहरी नींद के बाद अरमान की आंख खुली। वो कुछ पलों तक खामोशी के साथ लेटा रहा और ऊपर सीलिंग को देखता रहा कि तभी उसने अपने बालों में हाथ फिराया और बिस्तर से उठ बैठा। उसने बिस्तर की दूसरी ओर अपनी नजर डाली तो देखा वहां पर आयशा नहीं है। ये देख अरमान चादर हटाकर बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और फिर उसने अपनी कमर पर एक टॉवल लपेटी। ड्रॉ से एक सिगरेट निकालकर उसने उसे अपने होठों से लगाया और फिर लाइटर से जलाने के बाद वो कमरे का दरवाजा खोल नीचे बढ़ने लगा। तो वहीं नीचे किचन में अरमान की काली शर्ट अपने बदन पर लपेटे आयशा किचन में जुटी पड़ी थी और कुछ तो बनाने में व्यस्त थी। उसका कंसंट्रेशन पूरी तरह से खाना बनाने पर था। हालांकि वो बात अलग है कि उसे कुछ बनाना आता नहीं, पर फिर भी वो एक कोशिश कर रही थी। और उसी पल किचन में अरमान का आना हुआ। वो चुपचाप किचन की चौखट पर अपना कंधा टिकाकर खड़ा हो गया और अपने होठों में सिगरेट फंसाए उसकी लंबी लंबी कश लेते हुए वो आयशा को देखने लगा। आयशा की बैक उसकी तरफ थी इसलिए आयशा उसको नहीं देख पा रही थी, तो वही अरमान की नजरें केवल आयशा के बदन पर ठहरी हुई थी और वो एक टक उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। आयशा, जो पूरी तरह से खाना बनाने में लगी थी, कि तभी अचानक से उसे अरमान ने पीछे से ही अपने सीने से लगा लिया, जिसे महसूस कर आयशा की धड़कनें बढ़ गईं। अरमान का एक हाथ उसके पेट पर फंसा था तो दूसरा हाथ खाली लटका हुआ था और उसकी उंगलियों के बीच सिगरेट दबी हुई थी, जिसे अपने होठों में एक किनारे फंसाकर उसने आयशा के कानों के करीब जाकर कहा, कल से काफी बदले बदले अंदाज है तुम्हारे। अरमान की इस आवाज और उसके सवाल को सुन आयशा के चेहरे की हवाएं उड़ गई। वो जानती थी कि अरमान से कुछ भी छुपा पाना कितना मुश्किल हो सकता है, और मुश्किल ही क्यों बल्कि नामुमकिन हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो इतना बड़ा रिस्क ले रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से अपनी गर्दन घुमाते हुए उसने बिना पलटे अरमान का चेहरा देखा और बात बदलते हुए कहा, मैं आपसे अब भी नाराज हूँ।
इसीलिए तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हो। हम अरमान की इस बात को सुन आयशा हैरानी के साथ उसे देखने लगी कि आखिर उसे कैसे पता चला कि ये सब वो अरमान के लिए ही कर रही है। किसने कहा कि ये सब मैं आपके लिए कर रही हूँ? मैं तो अपने लिए बना रही थी। भूख जो लगी थी मुझे, आयशा ने इतराते हुए कहा। नो प्रॉब्लम, तुम ब्रेकफास्ट खाना, मैं तुम्हें खाऊंगा। कहते हुए अरमान के होंठ आयशा के होठों के एकदम करीब आ गए। आयशा की पीठ अब भी अरमान के सीने से लिपटी हुई थी तो वही अरमान के होंठ उसकी गर्दन के बेहद ऊपरी हिस्से पर हरकत करने लगे और उसका एक हाथ आयशा की उसे शर्ट के भीतर जाने लगा, जिसकी उंगलियों को महसूस कर आयशा के रोंगटे खड़े हो गए। मामान जान, अरमान ने बेख्याली के साथ कहा। ब्रेकफास्ट करना है, आयशा ने बेकाबू होती आवाज में कहा। मुझे भी, ये कहते ही अरमान ने एक झटके में आयशा के लिबों को अपने लिबों में कैद कर लिया और आयशा उसकी हरकत पर फ्रीज हो गई। अरमान ने पलटकर आयशा को अपने ठीक सामने खड़ा किया और उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे खुद के बेहद करीब कर लिया, जिससे आयशा का नाजुक सा सीना अरमान के नेकेड सीने से जाकर टकरा गया और उसके हाथ अरमान के कंधों पर धंस गए। उन दोनों के होंठ बुरी तरह से एक दूसरे में लिपटे हुए थे। आयशा को अरमान के मुंह से अभी भी सिगरेट की स्मेल आ रही थी जो उसे परेशान भी कर रही थी, पर वो अरमान को रोक भी नहीं पा रही थी। अरमान ने उसकी कमर पर हाथ रखा और फिर उस हाथ को नीचे ले जाते हुए उसने अपना हाथ आयशा की थाइस पर रख दिया और उसे अचानक से ऊपर की ओर लिफ्ट करते हुए अरमान ने उसे किचन प्लेटफॉर्म पर बिठा दिया। आयशा की सांस फूलने लगी थी। वो अरमान के कंधों पर फोर्स करते हुए उससे दूर होने लगी, मगर अरमान उसे छोड़ने को राजी न हुआ। पर न जाने कैसे आयशा ने खुद को उससे दूर किया और गहरी गहरी सांस लेकर कहा, हम किचन में हैं। आई डोंट केयर, आई कैन एफ के यू एनीवेयर। ये कहते ही अरमान ने अपने होंठ आयशा के होठों में धंसा दिए और बेहद ही प्रेशर और दबाव के साथ उसे चूमने लगा। तो वही उसके हाथ फुर्ती में आयशा की शर्ट के निचले हिस्से पर हरकत करने लगे, जिसे वो ऊपर की उठाने लगा। इस दौरान अरमान के हाथ आयशा के नाजुक हिस्सों को छू गए, जहां कुछ महसूस करने के बाद उसने अनायास ही आयशा के होठों को रिहा किया। वही आयशा तो पागल हुई जा रही थी। उसकी सांस इस कदर तेज हो गई मानो थमेगी ही नहीं। वही अरमान ने उसकी तेज हो रही सांसों को देख कहा, वेयर्स योर इनरवेयर? उसके सवाल को सुन आयशा का चेहरा लाल पड़ गया। उसने अपना थूक निगल लिया और अरमान की आंखों में देख कहा, वो आपने ही तो कल रात फाड़ दी थी। ये कहते ही आयशा ने अपनी नजरें झुका ली तो वही अरमान ने बिना कुछ कहे उसे देखता रहा। कबर्ड में तुम्हारे लिए सफिशिएंट कपड़े हैं। इसके बावजूद, अरमान की आवाज ठंडी थी। आयशा ने घबराते हुए उसकी आंखों में देख कहा, मैं दरअसल भूल गई, और फिर यहाँ आपके और मेरे अलावा कोई नहीं था छोटी। कोई नहीं था इसका मतलब ये नहीं कि कोई आ नहीं सकता। यू कैन बी ऑल नेकेड, बट सिर्फ तभी जब तुम मेरी बाहों में हो। गॉट इट? आयशा ने उसे देखते हुए चुपचाप अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। वर्ड्स डार्लिंग, जी गॉट इट। और इसके बाद उसने हरमन के सीने पर अपनी छोटी छोटी उंगलियां चलते हुए कहा, आई एम सॉरी। कहकर आयशा ने बच्चों की तरह अपनी गर्दन झुका ली। नो सॉरी, ओनली पनिशमेंट। पनिशमेंट का नाम सुनते ही आयशा अरमान की आंखों में देखने लगी। पनिशमेंट? अरमान ने उसके बालों की लिटे कान के पीछे सरकाते हुए कहा, यस डार्लिंग, पनिशमेंट। ये कहते ही अरमान ने अचानक से आयशा के कंधों को पीछे धकेला, जिससे आयशा खुद को संभाल ना सकी और उसकी पीठ सीधा किचन प्लेटफॉर्म से जा लगी। आयशा आंख फाड़े अरमान को देखे जा रही थी तो वही अरमान, जो उसके पैरों के बीच खड़ा था, उसने छूते ही कहा, ओपन योर लेग्स। अंडस्को बनारस मंदिर के प्रांगण का अचानक से दरवाजा खुला, जिसके द्वारा अभय भागते हुए अंदर आया। तो अंदर आते ही उसकी नजर माया पर गई, जो खामोश खड़ी थी। माया के चेहरे पर शून्य भाव थे और आंखें बेजान लग रही थी। तो वहीं अभय को माया के अलावा और कोई ना दिखा और वो सीधा भागते हुए उसके करीब आ खड़ा हुआ। उसने एक झटके में माया की बाजू पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। उसका एक हाथ मजबूती से माया के बालों में उलझा था, वहीं दूसरे हाथ से उसने उसकी कमर जकड़ रखी थी। अभय के चेहरे को ये देखकर ही बताया जा सकता था कि वो किस कदर डर गया था जब उसे पता चला कि मंदिर में क्या हुआ है। उसने तुरंत अपने तपते हुए होंठ माया के माथे पर रख दिए और फिर बेहद आहिस्ता से उसने माया के चेहरे को थामकर उसे खुद से दूर किया और उसकी आंखों में देख कहा, तुम ठीक हो? माया कोई जवाब ना दे पाई, और इससे पहले कि वो कुछ बोलती भी कि तभी अब जाकर अभय की नज़र उस प्रांगण में गई, जहां की हालत देख उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। जगह जगह खून के छींटे, साथ ही जमीन में पड़ी लाशें। आखिर ये सब कैसे हुआ? यहाँ तो सिर्फ अकेली माया थी, तो भला इन सब का ये हाल किसने किया? अभय की आंखें इस नज़ारे को देखते ही रह गई और तभी अचानक से उसके हाथ कस गए माया के जिस्म पर, जिसके साथ ही उसकी नजरें माया के चेहरे पर जा टिकी। तो इसका मतलब माया ने इन्हें मारा? इस एक सवाल ने अभय का पूरा लहजा बदल दिया। अंडस्को बैंगलोर। पसीने में चूर हो चुका आयशा का हांफता हुआ बदन, जिसके ऊपर अरमान हावी था,
वो अब जाकर उससे दूर हुआ। आयशा के जिस्म में कोई जान नहीं बची थी कि तभी अरमान का फोन बज पड़ा। अरमान ने आयशा के माथे चूमकर कहा, आई पनिश यू एवरी टाइम जान, अगर दोबारा तुमने ये किया। ये कहते अरमान आयशा से दूर हुआ और उसे अपनी गोद में लेकर वो सबसे पहले ऊपर रूम में गया। आयशा तो बेचारी बेहाल हो चुकी थी। अरमान ने उसे बेड पर लिटाकर उसका माथा चूम लिया और कहा, टेक रेस्ट नाउ, और ब्रेकफास्ट मैं ही बना दूंगा, क्योंकि जो डिश तुम बना रही थी उसमें नमक नहीं डाला जाता। अरमान के इन शब्दों को सुन आयशा की आंखें बेहाली में भी फैल गई। तो वहीं अरमान उससे दूर होकर वो फोन रिसीव करने बाहर चला गया और यहाँ आयशा उसे जाते देखती रह गई। उसके जाते ही आयशा ने कसके अपनी आंखें मींची और कुछ देर पहले जो हुआ उन पलों को याद करने लगी कि तभी उसके होंठों पर बेहद प्यारी मुस्कान आ गई। उसी पल बरबस ही आयशा का फोन पॉप अप हुआ। उसने उसी मुस्कुराहट के साथ अपना फोन उठाया और जैसे ही उसमें पड़े मैसेज को देखा, उसे देख आयशा की सारी मुस्कान ढल गई। अब ना शर्म थी और ना ही हया, क्योंकि कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ डर, कुछ खो देने का डर। पर तभी आयशा ने एक गहरी सांस ली और तुरंत रिस्पॉन्स में एक मैसेज लिखा। कुरान उस मैसेज में लिखे शब्द थे, आई ट्रस्ट माई हस्बैंड। कंटिन्यू किस में जान, यूं ही लिपटी रहो, कौन हो तुम माया। अरमान कॉल रिसीव कर वापस आया और फिर उसने बिस्तर पर लेटी आयशा को देखा। आयशा का चेहरा पूरी तरह से थकान के मारे चूर हो रखा था। वो आंख बंद करके अपने पेट के बल लेटी थी, जिससे उसकी खुली हुई पीठ स्पष्ट दिखाई दे रही थी। यहाँ आयशा सुकून से अपनी आंखें बंद किए लेटी थी कि तभी उसे अपनी पीठ पर किसी की उंगलियों का एहसास हुआ, और जो कि बेशक अरमान की उंगलियां थी। अरमान उसकी गर्दन से ले जाकर नीचे तक अपनी उंगलियों को उसकी पीठ पर सरकाने लगा और उसकी छुअन पर आयशा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने हाथ सीट पर जकड़ दिए और जैसे ही पलटने को हुई कि तभी अरमान ने अपने शरीर का भार उसकी पीठ पर डाल दिया। अरमान के होंठ आयशा के ईयरलोब पर हरकत करने लगे थे। उसने धीरे से आयशा के कान को अपने दांतों तले दबाया और उसके कानों में बेहद ही गहरी आवाज में कहा, लेट्स टेक अ शॉवर। आयशा जानती थी कि अरमान के साथ शॉवर लेने का क्या मतलब हो सकता है, इसलिए उसने धीरे से कहा, नहीं, मुझ में अब एनर्जी नहीं है उठने की। किसने कहा तुम्हें उठना की जरूरत है? जब तक मेरी बाहें हैं सही सलामत है तब तक तुम्हें अपने पैरों को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं, अरमान ने छूटते ही कहा। और इससे पहले कि आयशा कुछ भी समझ पाती कि तभी एक झटके में अरमान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। आयशा के बदन पर जो चादर लिपटी हुई थी वो उसके बदन से सिरकते हुए जमीन पर जा गिरी और वो अरमान की आंखों के सामने पूरी तरह से बेलिबास हो गई, जिस कारण उसने तुरंत अपना सीना छुपाना चाहा और अपनी नजरें झुका ली। तो वही उसकी हरकत को देख अरमान ने कहा, तुम शर्म से खुद को छिपाती रहो और मैं इस शर्म की चादर को हटाता रहूं। उसके इन शब्दों को सुन आयशा का चेहरा लाल हो गया। इतनी देर में वो दोनों बाथरूम में पहुंच चुके थे। वॉशरूम में आते ही आयशा ने देखा अरमान ने पहले से ही बाथटब रेडी रखा है। अरमान ने आहिस्ता से आयशा को उस बाथटब में बिठा दिया और जैसे ही आयशा ने अपने जिस्म पर हल्के गुनगुने पानी को महसूस किया, उसका पूरा शरीर सुकून से भर गया। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। इधर अरमान ने उसे देखते ही देखते अपने बदन पर मौजूद उस एकमात्र कपड़े जो कि सिर्फ एक टॉवल थी उसे अपनी कमर से हटा दिया और आयशा के पीछे आकर बैठ गया। उसने धीरे से आयशा को अपनी गोद पर एडजस्ट करके बिठाया और यहाँ आयशा ने बेहद ही सुकून से अपना सर अरमान के सीने से लगा दिया। दिस इज सो रिलैक्सिंग, आयशा ने बेहद सुकून भरी आवाज में कहा। तो वही अरमान खामोश रहा। वो अपने हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म पर चलाता रहा, जो कि आयशा को बेहद ही अच्छा महसूस करवा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही पलों में उसकी पूरी थकान मिट गई हो। अंडस्को दूसरी तरफ बनारस, माया, अभय और बाकी सब लोग घर आ चुके थे। माया, जो कि इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी, तो वही अभय नीचे रुक्मणी के साथ था। रुक्मणी ने बेहद ही क्रोध से भरी आवाज में कहा, रंजीत का कुछ पता चला? लेकिन अभय ने चुपचाप अपनी गर्दन ना में दिला दी। ये सुनते ही रुक्मणी ने वहां रखा एक वास जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाते हुए बोली, आखिर कर क्या रहे हो तुम इतने दिनों से अभय? इस बनारस को तुम अपना कहते हो ना, यहाँ तुम्हारी हुकूमत चलती है ना, तो भला अपने भाई के बारे में ही कैसे पता नहीं कर पा रहे हो तुम? अभय कुछ ना कह सका, क्योंकि इस वक्त न सिर्फ वो रंजीत को लेकर परेशान था, बल्कि कुछ समय पहले उसने मंदिर में जो नज़ारा देखा था उसकी वजह से अभय के किसी सोच में पड़ चुका था। ऊपर कमरे में माया चुपचाप कमरे की खिड़की पर अपना सर टिकाए खड़ी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने जहां से सब शुरू किया था वो एक बार वही आकर थम गई हो। शायद के कहे शब्द बार बार उसके कानों में चुभ रहे थे। माया की जिंदगी एक कठपुतली जैसी हो गई थी, जिसे जो चाहे जैसे चाहे वैसे नचा रहा था। जैसे ही उसे लगता था कि अब सब ठीक हो जाएगा, वैसे ही एक और नई मुसीबत उसकी जिंदगी में दस्तक दे देती थी। और इस बार तो वो ऐसे हालातों में फंस चुकी थी कि अब मान लो यहाँ से निकल पाना उसके लिए नामुमकिन होने वाला था। कि तभी अचानक से किसी ने उसे अपने सीने से लगा लिया, जो कि अभय था।
उसने अपने होंठ माया के कंधे पर रख दिए, जिन्हें महसूस कर माया ने किसके अपनी आंखें बंद कर ली। अभय कुछ लम्हों तक खामोशी से उसे अपने सीने से लगाए खड़ा रहा, तो वही माया ने अपना सर अभय के सीने पर टिका दिया। वो दोनों इस पल को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद अभय ने धीरे से माया को घुमाकर अपनी तरफ किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, मुझे उम्मीद है कि अब तुम कुछ भी छिपाने की गलती नहीं करोगी माया। अभय के इन शब्दों को सुन माया घबराहट के साथ उसकी आंखों में देखने लगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अब भी तुम्हारी हकीकत से बहुत दूर हूँ। मैं अब भी उस माया को नहीं जानता जिसकी सच्चाई पूरी तरह से अलग है, अभय ने बेहद ठंडी आवाज में कहा। एक अकेली लड़की जिसे मैं कमजोर समझता था, वो भला इतने सारे लोगों को अकेले कैसे मार सकती है? ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। अभय के इन शब्दों को सुन माया ने अपनी गर्दन झुका ली। कि तभी अभय ने उससे ऐसा सवाल किया जिसे सुन माया का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। कौन हो तुम माया? _ बैंगलोर। अरमान की कार मलिक मेंशन के आगे आकर खड़ी हुई। जहां अरमान ने स्टीयरिंग की कमान संभाल रखी थी, तो वहीं उसके साथ पैसेंजर सीट पर आयशा बैठी थी। अरमान ने आयशा को देख कहा, अंदर जाओ और रेस्ट करना। ये सुन आयशा ने उसे देख कहा, आप नहीं आ रहे? नहीं, मुझे कुछ काम है, रात में आऊंगा, तुम चलो, अरमान ने कहा। तो वही जब आयशा ने उसके इन शब्दों को सुना तो न जाने क्यों उसकी धड़कनें तेज हो गई। अरमान को कुछ काम है, और वो कोई भी काम हो सकता है। शायद वो काम हो सकता है जिसके बारे में कबीर ने उसे बताया, और अगर कबीर के कहीं शब्द सच निकल गए तो? नहीं, अनायास ही आयशा के मुंह से घबराहट के मारे ये शब्द निकल गए। कि तभी आयशा ने ध्यान दिया कि वो ये क्या बोल गई है। इधर अरमान ने उसे देख कहा, कोई दिक्कत? ये सुन आयशा ने अपना थूक निगल लिया और कहा, नहीं, मेरा मतलब है कि आप मत जाए ना, एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए ही अंदर चलते। तो इस पर अरमान ने आयशा से अपनी नजरें हटाई और गर्दन झुकाकर एक गहरी सांस लेकर उसने दोबारा आयशा को देखा, और अगले ही पल एक झटके में उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। आयशा के हाथ अरमान के सीने पर जाकर कस गए और उसका चेहरा अरमान के चेहरे के ठीक सामने और बेहद नजदीक आ गया। मामान, हम घर पर हैं, आयशा ने सकुचाते हुए कहा। फर्क नहीं पड़ता, अरमान ने अपने अंगूठे से उसके होंठों को टटोला। किस मी, अचानक से अरमान ने ये दो शब्द कहे। हाँ, आयशा हैरान रह गया। किस में जान, अरमान ने बेतरतीबी से उसके होंठों को सहलाते हुए कहा। यहाँ, आयशा के पसीने छूट गए। यहाँ, अभी, इसी वक्त, अरमान की आवाज गर्म और भारी थी। आयशा को डर लगा कि कहीं उन दोनों को कोई ऐसे देख न ले। तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए आयशा, अरमान ने कहा। जब उसने आयशा की नजरों को दूसरी ओर महसूस किया, तो इधर आयशा ने धीरे से सांस ली और फिर अपने होंठ अरमान के करीब बढ़ा दिए। वो एक पल में उसे चूमकर उसे दूर होने लगी, पर इससे पहले कि उसके होंठ अरमान से दूर होते कि तभी अरमान ने अपना एक हाथ पीछे ले जाकर उसकी गर्दन पर कस दिया और उसके होठों को बुरी तरह से अपने होठों में धंसा लिया। एक लंबी, पेशनेट और ब्रेथलेस किस के बाद अब जाकर अरमान ने उसे छोड़ा। आयशा की सांसें काबू से बाहर और धड़कनें तेज हो गई। अरमान ने अपने होंठों से उसके बालों को ठीक किया और उसका हुलिया ठीक करते हुए बोला, नाउ गो इनसाइड एंड वेट फॉर मी। ये कहकर अरमान ने आयशा को रिहा किया, तो वहीं आयशा की धड़कनें तेज हो गई। आयशा को एक अजीब सी घबराहट ने घेर लिया था और अरमान से दूर होने से पहले ही अचानक से वो अरमान के सीने से जा लगी। अरमान कुछ पलों तक खामोश बना रहा, पर तभी उसने अपने हाथ आयशा की पीठ पर जगड़ दिए और उसकी गर्दन में अपने होठों को धंसाते हुए कहा, यूं ही लिपटी रहो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही आयशा को होश आया कि वो क्या कर रही है, जिस कारण वो तुरंत अरमान से दूर हुई और फिर उसने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, मैं आपका इंतजार करूंगी। कहकर आयशा ने बेहद जज्बातों के साथ अरमान को देखा और आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। क्या आयशा की इस घबराहट का सच में एक खतरनाक अंजाम होने वाला था? अभय की बेदर्दी, अरमान का धोखा, बनारस, कौन हो तुम माया? अभय के इस सवाल को सुन माया का चेहरा पसीने से लस्त हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या जवाब दे, क्योंकि वो जानती थी कि अभय अब भी उसकी एक ऐसी सच्चाई से वाकिफ नहीं है जो कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है, और इस हिस्से को वो अभय से छुपा रही है। शायद वो ये गलत कर रही है, लेकिन न जाने क्यों पर उसमें हिम्मत थी ही नहीं इतनी बड़ी सच्चाई अभय को बताने की। जवाब दो माया, क्योंकि अगर मैंने अपने तरीके से पता किया तो शायद अच्छा नहीं होगा। अभय की आवाज बेहद सख्त हो गई थी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं वही हूँ जो आपके सामने हूँ। झूठ, अभय चीख उठा। एक पल को माया भी उसकी चीख सुन चिहुक उठी। कि तभी अभय ने बेहद मजबूती से माया की बाजू को पकड़ा और उसकी आंखों में देख अपने दांत पीसते हुए कहा, झूठ बोलती हो तुम। माया अभय की आंखों में देखती रह गई। अभय की आंखें इस वक्त अंगारे उगल रही थी। इधर अभय के जबड़े कस गए और उसने कहा, तुमने अकेले 10 लोगों को मार डाला और तुम कहती हो कि तुम वही हो जिसे मैं जानता हूँ।
जिस माया को मैं जानता हूँ वो कमजोर है और इतनी ताकतवर बिल्कुल नहीं जो अकेले इतने सारे आदमियों का सामना कर पाए, लेकिन तुमने ये कर दिखाया। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? हाँ, कहाँ से सीखी तुमने फाइटिंग, और क्यों? अभय की आवाज हर पल बढ़ती ही जा रही थी और बेहद गर्म और भारी होती जा रही थी। मेरी बात तो समझने की कोशिश कीजिए आप, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कहा ना माया, अब अगर तुमने झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते ही अभय बेहद ही आक्रोश में आ गया और माया उसके गुस्से को देखती ही रह गई। याद रखना माया, मुझसे हकीकत जितनी छिपाओगी मुझसे उतनी ही दूर होती जाओगी। अभय के कहे इन शब्दों को सुन माया का दिल कांप उठा। अभय से ही दूर होने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती थी कि तभी उसने कुछ कहने की कोशिश की। कम से कम एक बार मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है माया, सिर्फ तब तक जब तक तुम मुझे सच्चाई बताने को राजी नहीं होगी। ये कहते ही अभय ने एक झटके में माया की बाजू को छोड़ा जिससे वो गिरते गिरते बची और यहाँ अभय कमरे से जाने से पहले एक आखिरी दफा बोला, मुझे उम्मीद है तुम हमारे रिश्ते को बर्बाद होने से बचा लोगी, वरना। अभय ने अपने शब्द पूरे नहीं किया और वहां कमरे से बाहर चला गया। उसके पीछे खड़ी माया सन रह चुकी थी। जो चीजें सिमट रही थी और जुड़ रही थी वही चीजें अब फिर से टूटने की तादाद पे आ गई थी। माया के चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे। वो एक ऐसी सोच में पड़ गई थी जहां सिर्फ और सिर्फ उसे अंधेरा दिखाई दे रहा था कि तभी उसकी आंखों से आंसू की बूंद बहकर गालों पर लौट गई और वो जानती थी कि इस बार वो कुछ नहीं कर सकती इस रिश्ते को बचाने के लिए, कुछ भी नहीं। अंडस्को बैंगलोर। रात हो चुकी थी। आयशा परेशानी से पूरे कमरे में इधर उधर चक्कर काटे जा रही थी। वो बार बार अपने फोन में टाइम देखे जा रही थी और उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ दिख रही थी कि तभी उसने घबराते हुए कहा, मान कहाँ रह गए, आखिर अब तक आए क्यों नहीं? ये सोचते सोचते आयशा अपना सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गई कि तभी अचानक से उसके कमरे का गेट नॉक हुआ। आयशा को उम्मीद थी कि ये अरमान ही होगा, इसलिए उसमें अचानक से जान आ गई और वो तुरंत वहां से उठ खड़ी हुई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो दरवाजा खुलते ही उसे अरमान नहीं बल्कि जूलिया खड़ी दिखाई दी। जूली, आयशा ने बेहद ही बुझी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयशा मैम, मैं तो आपको जूस देने आई थी। आप ही तो हर रात पीती है ना पाइनएप्पल जूस। जूलिया ने आयशा के लहजे को देख हैरानी के साथ कहा। जूलिया के इन शब्दों को समझ अब जाकर याद आया आयशा को कि जूली सच कह रही है। इधर आयशा ने कहा, लेकिन आज इतनी रात में आने की क्या जरूरत थी, मैं कल पी लेती ना। इतनी रात, ये क्या हो गया है आपको आयशा मैम? अभी रात के 8 बजे हैं बस। ये सुनते ही आयशा को एक दफा फिर होश आया कि सच में इस वक्त सिर्फ 8 बजे हैं। लेकिन अरमान की वजह से वो इतनी पागल हुई जा रही थी कि रात के 8 भी उसे ज्यादा लग रहे थे। इधर आयशा ने जूलिया के हाथों से बेमन से वो पाइनएप्पल जूस ले लिया और कहा, मैं पी लूंगी, तुम जाओ। कि तभी जूलिया ने जाने से पहले कहा, आप ठीक तो है ना आयशा मैम? मुझे परेशान लग रही हैं आप जब से यहाँ बनारस से वापस आए हैं। ये सुन आयशा ने कहा, मैं ठीक हूँ जूली, बस थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है। सर दर्द हो रहा है तो टैबलेट दूं या फिर? प्लीज जूली, आई एम फाइन, तुम जाओ। ये कहते ही आयशा ने दरवाजा बंद कर दिया। तो दरवाजे के बाहर खड़ी जूलिया हैरत भरे लहजे में खुद से ही बोली, कोई तो बात है जो आयशा मैम इतनी परेशान हैं। वही अंदर कमरे में आयशा का शरीर अब ढीली पड़ने लगा था। उसने वो पाइनएप्पल जूस अब भी अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। वो चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई और पाइनएप्पल जूस की सिप लेने लगी। कि तभी अचानक से आयशा के फोन में एक मैसेज पॉप हुआ। उस मैसेज की आवाज को सुन आयशा का दिल धक रह गया क्योंकि उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ये मैसेज किसकी तरफ से हो सकता है। और उसने अपने कांपते हाथों के साथ फोन उठाया और जैसे ही देखा उसमें लिखा हुआ नाम तो उसका शक यकीन में बदल गया। वो कुछ वक्त पहले सोच ही रही थी कि ये कबीर का मैसेज हो सकता है और अब जाकर ये सच साबित हो गया क्योंकि मैसेज कबीर की तरफ से ही आया था। आयशा का चेहरा पसीने से लथपथ होने लगा था। वो अब भी कांप रही थी। उसने कांपते हाथों के साथ वो फोन हाथ में उठाया और कबीर के भेजे हुए मैसेज को ओपन करने लगी। इस दौरान उसके दिल की धड़कनें इस कदर तेज हो चुकी थीं जिनकी कोई हद नहीं। आयशा खड़ी हो गई, पर ऐसा लग रहा था कि पैरों में कोई जान नहीं बची है। आयशा का चेहरा पसीने से ग्रस्त होने लगा था कि तभी उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को समझाया, नहीं आयशा, मान कभी मुझे धोखा नहीं देंगे, कभी नहीं। आयशा ने बामुश्किल खुद के दिल को समझाया और उसने पूरी तरह से खुद के दिल में ये बात बिठा ली कि अरमान कभी उससे झूठ नहीं बोलेगा। ये सोचते ही आयशा ने एक लंबी सांस ली, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो डर नहीं रही थी। जिस्म में अब भी कपकपी थी। आयशा ने थूक निगला और आखिरकार कबीर के द्वारा भेजे गए मैसेज को ओपन किया। और कुछ ही पलों में आयशा के सामने कबीर का भेजा का गया मैसेज खुल चुका था। आयशा के चेहरे पर किस तरह के भाव थे इन्हें बयां कर पाना मुश्किल था। और तभी
आयशा के हाथ में पड़ा हुआ वो जूस का ग्लास सीधा जमीन पर जा गिरा और दूसरे में पकड़ा हुआ फोन तक छूट गया। ग्लास के टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी और उन्हीं कांच के ऊपर उसका फोन आ गिरा। आयशा के चेहरे का रंग हल्का पड़ने लगा था कि तभी एक आंसू का कतरा बहकर उसके गालों पर लौट गया, जिसके साथ ही अगले ही पल वो घुटनों के बल जमीन पर जा गिरी। कंटिन्यू डायलॉग।